नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से बड़ी खबर है। गणतंत्र दिवस 2022 के लिए पुलिस पदक और राष्ट्रपति पदकों का ऐलान हुआ है। राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। एसीबी के एडिशनल एसपी माधो सिंह सोडा को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। बांसवाड़ा में एसीबी के एडिशनल एसपी है माधो सिंह सोडा। हेड कांस्टेबल भूरीलाल मीणा को भी राष्ट्रपति पदक का ऐलान हुआ है। मेवाड़ भील कॉर्प एमबीसी खेरवाड़ा में कार्यरत है भूरीलाल मीणा। डीजीपी एमएल लाठर ने राष्ट्रपति पदक मिलने पर दोनों को बधाई दी है। तो नाम का ऐलान हुआ है, राष्ट्रपति पदकों का यहाँ पर ऐलान किया गया है और राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों को भी राष्ट्रपति पदक मिलेगा। इसमें एसीबी के एडिशनल एसपी माधो सिंह सोडा को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। वहीं मेवाड़ भील कॉर्प एमबीसी खेरवाड़ में कार्यरत भूरीलाल मीणा को भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद डीजीपी एमएल लाठर ने राष्ट्रपति पदक मिलने पर इन्हें बधाई दी। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, देश में 95 करोड़ मतदाता हैं। देश में इस चुनाव सुधार के लिए संशोधन किया गया। अब साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवा सकता है। कोरोना जैसी महामारी में चुनाव आयोजित कर मिसाल पेश की है। आयोग ने 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी। आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप जारी किया। चुनाव वाले राज्यों में टीकाकरण पर जोर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता सच्चे नायक हैं। 95 करोड़ से ज्यादा है देश में मतदाता। सभी युवा मतदाताओं को वर्ष में 4 बार मतदाता सूची में नाम अब वो जुड़वा सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है। तो बेहद अहम अपने संबोधन में ये बातें कही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने। सीकर नगर परिषद ने इतिहास रचा है। राज्य में हासिल किया है प्रथम स्थान। 5000 से अधिक पट्टे देकर प्रथम स्थान हासिल किया है। नव कमिश्नर श्रवण कुमार बिश्नोई ने ये जानकारी दी। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किया जा रहा है ये काम। सरकार ने जो लक्ष्य दिया उसे पूरा किया जाएगा। 10,000 पट्टे देने का राज्य सरकार ने यहाँ पर नगर परिषद को लक्ष्य दिया है। लक्ष्य की ओर अग्रसर है सीकर नगर परिषद। तो ये बेहद अहम है, लक्ष्य यहाँ पर दिया गया और इसी को की ओर आगे बढ़ रहा है सीकर नगर परिषद। जिस तरह से इतिहास रचा है, पहला स्थान हासिल किया है। 5000 से अधिक पट्टे देकर हासिल किया है स्थान। नगर परिषद कमिश्नर है श्रवण कुमार बिश्नोई, जिन्होंने इसे लेकर जानकारी दी है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ये काम किया जा रहा है। सरकार ने जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा किया जाएगा। 10,000 पट्टे देने का राज्य सरकार ने नगर परिषद को यह लक्ष्य दिया था और लक्ष्य की ओर ही अग्रसर है सीकर नगर परिषद। कोरोना से फिर बढ़ती मौतें। प्रदेश में इस माह के 24 दिनों में 154 संक्रमितों की मौत हुई है। खुद चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने मौतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ज्यादातर डेथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की है। ये सभी कोविड के साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मुकाबले थर्ड वेव में बेहद कम मौतें हुई हैं। जिनसे लग गए वैक्सीन के दोनों डोज वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और ऐसा हम नहीं बल्कि WHO भी कह रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद वो सुरक्षित है, क्योंकि इस बार मौतों का आंकड़ा बहुत कम है। थर्ड वेव की बात की जा रही है। कोरोना में भी फिर से मौतें बढ़ रही हैं। प्रदेश में इस माह की 24 दिनों में 154 संक्रमितों की मौत हुई और उसे लेकर खुद चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने चिंता भी जताई। साथ ही कहा, ज्यादातर जो डेथ रेट है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की है और ये सभी कोविड के साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मुकाबले थर्ड वेव में बेहद कम मौतें हैं। जिनके वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो सुरक्षित है। और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि WHO भी यही कह रहा है। पीसीसी की वेबसाइट और ऐप बनकर तैयार है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जल्द ही इसे लॉन्च करेंगे। पंजाब चुनाव में अजय माकन की व्यस्तता। ऐसे में मोबाइल ऐप और सुन तो लीजिए ना। पीसीसी की वेबसाइट और ऐप बनकर तैयार है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जल्द ही इसे लॉन्च करेंगे। पंजाब चुनाव में अजय माकन की व्यस्तता साफ नजर आती है। ऐसे में मोबाइल ऐप और वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई है। संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यक्रमों और आगामी होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। किस दिन कौन सा कार्यक्रम होना है, इस वेबसाइट और ऐप के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता को जानकारी मिल सकेगी।
कौन सा आरटीओ रहा पीछे? नियमों के विपरीत चल रहे वाहनों के चालान बनाने में आरटीओ की हकीकत सामने आई है। परिवहन मुख्यालय ने 149 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को जारी किए हैं नोटिस। एक दिन में 13 चालान से कम बनाने वाले उड़न दस्तों को नोटिस दिए गए हैं। सीकर आरटीओ में 33 निरीक्षकों को मिले हैं ये नोटिस और अजमेर आरटीओ में 26 निरीक्षकों को नोटिस जारी किए गए। दौसा आरटीओ में 6, बीकानेर आरटीओ में 12 निरीक्षकों को मिले हैं नोटिस। में जयपुर आरटीओ रीजन में 28 निरीक्षकों को नोटिस जारी किए गए। जोधपुर आरटीओ में 18 निरीक्षकों को ये नोटिस जारी हुए हैं। पाली में 4, उदयपुर में 4, चित्तौड़गढ़ में 5 और कोटा आरटीओ में 13 निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। तो आरटीओ में ये नोटिस जारी किए गए हैं। कौन सा आरटीओ रहा पीछे, बेहद अहम सवाल है, क्योंकि नियमों के विपरीत यहां पर वाहनों के चालान बनाने में आरटीओ की हकीकत सामने आई है। जहां नियमों के विपरीत चालान बनाए जा रहे थे। परिवहन मुख्यालय ने 149 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को इसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। अलग अलग जिलों में एक दिन में 13 चालान से कम बनाने वाले उड़न दस्तों को नोटिस दिया है। सीकर आरटीओ में भी 33 निरीक्षकों को यहाँ पर नोटिस मिला है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से खास बातचीत। शिक्षक तबादला नीति में देरी के सवाल पर बोले कल्ला। कहा, हमने सीएस को ड्राफ्ट भेज दिया है, उसका परीक्षण हो रहा है। 84,000 आवेदनों को लेकर कहा कि केवल तृतीय श्रेणी के लिए नीति नहीं है, शिक्षकों के रिफ्रेश कोर्स को पर फोकस रहेगा। 25 साल के विजन पर शिक्षा विभाग यहां काम कर रहा है। एसएमडीसी को इफेक्टिव बनाने पर भी हमारा फोकस है। बजरी ट्रक ऑपरेटर लामबंद है। बजरी की दर और ओवरलोडिंग को लेकर लामबंद हुए हैं। राज्य सरकार लीज धारकों को 3 दिन का समय दिया है। बजरी की दर कम करने और ओवरलोडिंग रोकने को लेकर यह समय दिया गया है। मांगे नहीं मानने पर 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नवीन शर्मा ने इसे लेकर ये जानकारी दी है। तो ये पूरी डिटेल दी गई है, जहां बजरी ट्रक ऑपरेटर लामबंद हो चुके हैं और बजरी की दर और ओवरलोडिंग को लेकर ही ये सभी ट्रक ऑपरेटर लामबंद हुए हैं। राज्य सरकार लीज धारकों को 3 दिन का समय दिया है। बजरी की दर कम करने और ओवरलोडिंग रोकने को लेकर समय दिया गया है। मांगे नहीं मानने पर 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नवीन शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। ऑनलाइन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में एक मत योग्य जनप्रतिनिधि चुन सकता है, वहीं बिना सोच समझ कर प्रयोग किया गया मत अयोग्य का भी चयन कर सकता है। मतदान के जरिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए जो देश को विकास और प्रगति के पथ पर आगे ले जा सके। राज्यपाल ने प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया है और 20 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए। इनमें 95% से अधिक मतदाता ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जुड़े हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। लोड बढ़ने के कारण वेबसाइट क्रैश हुई। 23 और 24 अक्टूबर को 2 चरण में परीक्षा हुई थी। 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 10,41,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट rsmssb.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। पहले 5,378 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए और 232 पदों को बढ़ाया गया था और ऐसे में अब 5,610 पदों पर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आज है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बधाई देते हुए प्रदेशवासियों से आह्वान किया। कहा, आइए हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और देश की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करें और बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करें। बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित हमारे देश की परंपराओं को पर्यटन की दुनिया के लिए कुछ अद्वितीय के रूप में मनाने और प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर स्मारकों पर पर्यटकों का किया जाएगा स्वागत। वहीं कोरोना गाइडलाइन के तहत कई कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। हालांकि कोरोना के चलते ही पर्यटकों की संख्या में काफी कमी भी आई है। वैसे पुरातत्व विभाग शुरू कर चुका है पर्यटकों के लिए वर्चुअल टूर भी। कुछ प्रमुख पुरा स्मारकों की वर्चुअल स्लाइड तैयार की गई है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज है। मुख्यमंत्री गहलोत ने देश के सभी मतदाताओं को भी इसे लेकर बधाई दी। कहा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अनिवार्य रूप से और अत्यंत सावधानी से करना चाहिए इसका प्रयोग। मतदाता दिवस पर सचिवालय में वर्चुअली राज्य स्तरीय समारोह होगा। समारोह में नए जुड़े मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा। प्रदेश में मतदाताओं के लिए किया गया ई-इपिक के रूप में नवाचार भी। राज्य निर्वाचन विभाग 11 लाख से ज्यादा ई-इपिक डाउनलोड कराने का लक्ष्य रखा है और अब तक 1.5 लाख ई-इपिक करवा चुका है डाउनलोड। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। सोना उगलेगी राजस्थान की धरती। भीलवाड़ा में होगी प्रदेश की पहली गोल्ड माइन। कोटरी के देवतराई गांव में सोने की खान है। 60 से 160 मीटर गहराई में सोना तांबा दबा हुआ है। 188 हेक्टेयर के नए ब्लॉक में खदान को मंजूरी मिली और इस ब्लॉक में 600 किलो सोना है, 25 टन कॉपर है। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने एनआईवी यहां पर जारी की। खान की प्रारंभिक वैल्यूएशन 1840 करोड़ रुपए है और इस बीट में बोली भी 128 करोड़ रुपए से शुरू होगी। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ने इसे लेकर सर्वे किया था। सोना कॉपर के साथ गार्नेट आयन के भी भंडार है। वैसे भीलवाड़ा के पास एशिया की 2 सबसे बड़ी खदानें भी हैं। भरतपुर के उज्जैन में एक शादी में मोटे दहेज की बड़ी चर्चा है। बर्खास्त थानेदार ने बेटी को दहेज में दिया 1 करोड़ 15 लाख कैश। अर्जुन सिंह की बेटी दिव्या की करौली में बारात आई थी। दूल्हा दीपक बताया जा रहा है आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर। थानेदार ने बारात में आए हर बाराती को दिए 511 रुपए। कई नेता समेत करीब 800 से ज्यादा लोग शादी में पहुंचे थे। मोटी शादी से उत्साहित ससुराल वालों ने रकम की सार्वजनिक यहां पर कर दी है। 500 के नोटों की भरी बारात का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अर्जुन 2019 में कामा के धिलावटी में एएसआई रहते हुए सस्पेंड हुआ था। रिश्वत केस में फिरोजाबाद निवासी अनिल से मारपीट प्रकरण में सस्पेंड हुआ और उसके बाद फरार घोषित होने से किया गया था नौकरी से बर्खास्त। अब बड़ा सवाल, आखिर उसके पास इतनी रकम कहां से आई है? इस शादी को लेकर भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन का बयान भी आया। उन्होंने कहा, कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई, शादी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। मावठ गई पर जाड़े की जकड़न से निजात नहीं मिली है। प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का सितम बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी खत्म होते ही यहाँ ठिठुरन बढ़ी है। अचानक 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। फतेहपुर में 4.4, आबू में -4 डिग्री जा पहुंचा है पारा। राजधानी का भी न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री हुआ है दर्ज। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटों में तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग में 28 तक शीतलहर चलेगी और इसके अलावा प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की भी संभावना है। प्रदेश की हवाई सेवाओं पर कोरोना का ग्रहण लगा है। कोरोना का जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर है। कम यात्री भार के चलते दोपहर 1 बजे तक की 17 फ्लाइट यहां पर रद्द हुई हैं। रात 12:40 बजे गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट रद्द है। सुबह 4:50 पर हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट रद्द है। सुबह 4:50 पर हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट रद्द हुई है। 5:15 पर बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट भी रद्द है। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई। सुबह 8:30 बजे मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट रद्द है। सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द है। सुबह 8:45 पर मुंबई जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द है। तो सुबह 8:50 पर इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई है। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द हुई। इसके अलावा सुबह 9:55 पर चेन्नई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द है। 10:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट भी रद्द है। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द है। तो सुबह 11:55 पर उदयपुर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी रद्द हुई है। दोपहर 12:25 पर चेन्नई की एयर एशिया की फ्लाइट रद्द। 12:30 बजे सिलीगुड़ी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द है। 12:40 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द है। तो दोपहर 1:20 पर हैदराबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट भी रद्द है। प्रदेश की हवाई सेवाओं पर कोरोना का ग्रहण है और ये देखा जा सकता है कि 17 फ्लाइट किस तरह से कल दोपहर 1 बजे तक रद्द हुई है।
यात्री भार कम होना सबसे अहम वजह बताई जा रही है और इसकी पीछे की वजह कोरोना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी मतदाताओं को बधाई दी। साथ ही कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस स्मरण करवाता है कि प्रत्येक मत अमूल्य है जो देश का भविष्य निर्धारित करता है। मतदान राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है जिसका हमें निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, जागरूक रहकर देश हित में मतदान का संकल्प दोहराएं। बिरला ने चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। साथ ही कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव के आयोजन के दायित्व को चुनाव आयोग ने प्रारंभ से ही सजगता और निष्पक्षता से निभाया। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने में चुनाव आयोग अग्रणी रहा है। आखिर क्यों याद नहीं किया जा रहा ओम माथुर को? ये वही ओम माथुर जिन्होंने बीते चुनावों में जीत की आधारशिला रखी थी। मूल पिछड़े जातियों को बीजेपी से जोड़ने का काम किया था। गैर जाटव दलित जातियों को बीजेपी लेकर आए थे पास में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की रणनीति को भी इन्होंने भेदा था। एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देने के पीछे भी इनका गेम प्लान था। कैडर को बूथ तक खड़ा करने में ओम माथुर ने निभाई थी अहम भूमिका। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद यूपी में मनवाया था अपना लोहा। अपना दल, राजभर की पार्टी को साथ रखने में भी अहम भूमिका निभाई थी। गठबंधन पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड माथुर आज यूपी चुनावों की रणनीति से दूर हैं। अब बीजेपी के सियासी गलियारों में ये यक्ष प्रश्न गूंज रहा है। अब बात यूपी चुनाव की, आखिर क्या है मायावती का गेम प्लान? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है बीएसपी में? कहा जा रहा है टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना बुना है। अंदर खाने दलित ब्राह्मण गठजोड़ पर काम चल रहा है। बीएसपी चाहती है उसके बगैर नहीं बन पाए यूपी में सरकार, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा के मद्देनजर ही ऐसा संभव है। बीएसपी चल रही है अपने 2007 के फॉर्मूले पर। जब 67 सीटों को बीएसपी ने गैर दलित वोटों से जीता था, ये केवल संभव हो पाया था ब्राह्मण मतदाता के कारण। बीएसपी को उम्मीद है बीजेपी से नाराज ब्राह्मण मतदाता आ सकता है साथ। डार्क हॉर्स बनकर सत्ता प्राप्ति की चाबी बनने की कोशिश है मायावती। और चलिए 6 न्यूज़ ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।